फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आनंद करियर इंस्टीट्यूट। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे एंट्रोपी की अवधारणा क्या है तथा जो कार्नोट साइकिल है उसका उपयोग करते हुए एंट्रोपी समीकरण व्युत्पत्ति कैसे करते हैं। अक्सर एग्जाम में इस प्रकार से पूछा जाता है कि एंट्रोपी की अवधारणा बताइए तथा जो कार्नोट चक्र है इसका उपयोग करते हुए एंट्रोपी समीकरण की व्युत्पत्ति कीजिए। तो क्लाउसियस ने सन 1850 में जो ऊष्मागतिकी का उन्होंने अध्ययन किया और 1850 में एक फलन विकसित किया जिसे उन्होंने ऊष्मा एंट्रोपी नाम दिया। और यह एंट्रोपी जो है उसका यूज़ हम कहाँ करते हैं, तो जो एंट्रोपी है वह भौतिक और रासायनिक साम्यों की जो मौलिक समस्याएं हैं, सो भौतिक और रासायनिक साम्यों में जो प्रॉब्लम होती थी, जो कुछ मौलिक समस्याएं थी, उनको सुलझाने में यह काफ़ी शक्तिशाली उपाय सिद्ध हुआ है। जो भी फिजिकल और केमिकल इक्विलिब्रियम में थोड़ी बहुत एरर्स थी उनको सॉल्व करने में यह काफ़ी सिद्ध हुआ है। और जो एंट्रोपी है गाइस, उसमें एंट्रोपी में कुछ नोट करने वाली बातें हैं। एंट्रोपी का ऊष्मागतिकी में एंट्रोपी के जो परम मान है इसकी आवश्यकता नहीं होती और इसे हम ज्ञात भी नहीं कर सकते। जो एंट्रोपी है इसका हम पर्टिकुलर वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते कि इसकी जो वैल्यू, किसी भी सिस्टम की जो वैल्यू है वह इतने जूल प्रति डिग्री प्रति मोल है, ऐसा हम नहीं बता सकते और इसकी हमें आवश्यकता भी नहीं होती। सिर्फ हम एंट्रोपी में परिवर्तन ज्ञात कर सकते हैं जो कि किसी भी सिस्टम के प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर निर्भर करता है, क्योंकि यह एक अवस्था फलन है। अतः यही कहा गया है एंट्रोपी है, इसे एच से प्रदर्शित करते हैं हम। और जो एंट्रोपी है यह एक ऊष्मागतिक फलन है जो कि किसी भी सिस्टम की प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर निर्भर करता है। अब हम देखते हैं जो ऊष्मीय इंजन है उसके सहायता से हम किस प्रकार एंट्रोपी समीकरण व्युत्पन्न करेंगे। तो इसके लिए आपको कार्नोट चक्र क्लियर होना चाहिए। अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप मेरी वीडियो के प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं। तो हम मानना है कि जो कोई भी सिस्टम है, जो कार्नोट ऊष्मीय गतिकी इंजन बोल दीजिए या फिर कार्नो इंजन बोल दीजिए, यह दो टेम्परेचरों के मध्य कार्य करते हैं। तो माना कि कोई उत्क्रमणीय इंजन या कार्नो इंजन है जो कि उच्च ताप जो है वह T2 जो कि स्रोत का टेम्परेचर होता है से Q2 ऊष्मा अवशोषित करता है, उसे W कार्य में कन्वर्ट करता है और करने के पश्चात जो शेष बची ऊष्मा है कि जितनी ऊष्मा वह अवशोषित किया और जितनी कार्य में उसे व्यय किया, अब जो बची ऊष्मा है वह हमें ज्ञात हो जाएगी। Q2 माइनस W कर देंगे हम। तो जो Q1 ऊष्मा है वह निम्न ताप जो कि सिंक का ताप होता है, सिंक को दे देता है। अब जो कार्नोट साइकिल हमने देखा था उसके अकॉर्डिंग जो व्यंजक आया था, क्या आया था, तो कार्नोट चक्र के अनुसार जो इसकी दक्षता होगी वह निम्न व्यंजक के द्वारा दर्शाई जाती है, व्यक्त की जाती है। तो जो ईटा है, ईटा और कुछ बुक्स में इस प्रकार से भी इसे प्रदर्शित करते हैं। यह जो ईटा है उसे इस प्रकार से भी प्रदर्शित किया जाता है। तो जो हमारी कार्नो इंजन की दक्षता है वह क्या होती है, दक्षता क्या होती है, मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में एक्सप्लेन किया हुआ है, आप वीडियो में जाकर देख सकते हैं। तो जो W है एक चक्र में तंत्र के द्वारा किया गया कार्य बटे एक चक्र पूर्ण करने में उच्च ताप पे ली गई जो ऊष्मा है उसका जब डिवाइडेशन करते हैं तो हमें दक्षता प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ T2 टेम्परेचर पे और T1 टेम्परेचर के मध्य कार्य करें तो यह हो जाएगा T2 माइनस T1 अपॉन T2। या फिर हम एनर्जी के फॉर्म में देखें तो यहाँ T2 ताप पे Q2 ऊष्मा अवशोषित कर रहा है और जो T1 ताप है और जो दी गई ऊष्मा है उसे हम माइनस में लिखते हैं और जो ली गई ऊष्मा है उसे हम पॉजिटिव लिखते हैं, इसलिए यहाँ पे हम माइनस Q1 कर देंगे। तो इस प्रकार से जो आ जाएगा हमारा व्यंजक ईटा इज इक्वल टू हो जाएगा Q2 प्लस Q1 अपॉन Q2, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और T2 माइनस T1 अपॉन T2। जब हम इनको सेपरेट करके डिवाइड करेंगे तो यह इस प्रकार से होगा 1 प्लस Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल 1 माइनस T1 अपॉन T2। अब यहाँ पे हमारा 1 माइनस T1 अपॉन T2 था तो 1 से 1 कैंसिल आउट हो गए, इस तरफ भी पॉजिटिव 1 था, इस तरफ भी पॉजिटिव 1 था। तो यहाँ Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल माइनस T1 अपॉन T2 बचेगा। अब हम इसे इस ओर पक्षांतरित कर सकते हैं तो जो हमारी इक्वेशन आ जाएगी Q2 अपॉन T2 प्लस Q1 अपॉन T1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इससे क्या स्पष्ट हो जाता है, यहाँ अतः स्पष्ट है कि जब किसी कार्नोट चक्र में समतापी और रुद्धोष्म प्रक्रम उत्क्रमणीय विधि से कराए जाएं, जो हमारा कार्नोट साइकिल है इसमें यह 4 चक्रों में होता है, रुद्धोष्म, समतापी और रुद्धोष्म में होता है, समतापी संपीड़न होता है, रुद्धोष्म संपीड़न होता है, समतापी प्रसार होता है और रुद्धोष्म प्रसार होता है।
तो रुद्धोष्म और समतापी चक्रों के बीच यह कार्य करते हैं। तो वही यहाँ पे कहा गया है कि स्पष्ट है कि जब किसी कार्नोट चक्र में समतापी और रुद्धोष्म प्रक्रम उत्क्रमणीय विधि से कराए जाते हैं तो जो हमारी सभी Q/T जो राशियाँ हैं जो कि स्रोत के द्वारा ली गई ऊष्मा है Q, और जो T है वो टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर के बाद मध्य वो कार्य कर रहा है। जो Q/T जो राशियाँ हैं उसका जो बीजगणितीय योग है, जब जो हम इनका योग कर रहे हैं वह 0 के इक्वल आ रहा है, तो बीजगणितीय योग 0 होता है, यह हमें पता चल गया है। अब हम कार्नोट साइकिल ड्रॉ करते हैं जो कि रुद्धोष्म और समतापी वक्रों के बीच कार्य कर रहा है, जो कि चित्र में प्रेशर और वॉल्यूम के में कन्वर्जन दिखा रहा है। आप चित्र को और भी अच्छे से बनाइएगा। यहाँ पे जो आपको सीढ़ियाँ जैसे दिख रहे हैं, यहाँ पे ये बहुत सारे कार्नोट साइकिल को हमने देखा था कि किन्हीं भी दो टेम्परेचरों के मध्य जो ऊष्मागति की कार्नोट साइकिल है, जो कार्नो प्रमेय है, हमने देखा था कि किन्हीं भी दो तापों के मध्य कार्य करने वाले जो उत्क्रमणीय इंजन है वह कितने भी क्यों ना हो, उनकी जो दक्षता है वह समान होगी। तो यहाँ पे हमने बहुत सारे जो कार्नोट साइकिल हैं उन्हें लगा दिया है, जो कि दो टेम्परेचरों के मध्य कार्य कर रहे हैं, T1 और T2 के मध्य, और एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। जो फर्स्ट कंडीशन है इसमें जो प्रेशर और वॉल्यूम है वह P1 प्रेशर है और वॉल्यूम V1 है, और जो सेकंड कंडीशन है उसमें प्रेशर P2 और वॉल्यूम V2 है। अभी जो कार्नोट साइकिल हैं वह 4 चक्रों में कन्वर्ट होता है, लेकिन हम यहाँ पे 2 ही चक्र देखेंगे, क्योंकि जो समतापी और रुद्धोष्म चक्र होंगे वह एक दूसरे से विपरीत दिशा में होने के कारण वह अब यहाँ पे बहुत सारे जो कार्नोट साइकिल है एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो कुछ विपरीत दिशा में जाएंगे तो एक दूसरे के बराबर इनकी क्षमता है वह तो एक दूसरे के इक्वल ही है, तो इसकी जो वैल्यू आएंगी वह एक दूसरे के बराबर आएंगी, लेकिन विपरीत दिशा में होने के कारण जो बीच की जो राशियां होती हैं वह कन्वर्ट होके मतलब वह 0 हो जाएंगी। और जो हमारी अंतिम अवस्था है, जो प्रारंभिक अवस्था हमने यहाँ पे देखी P1 और V1, जो अंतिम अवस्था है P2 V2, इन दो यह जो अवस्थाएं हैं यह कैलकुलेशन में बच जाएंगे, और इसलिए हमने यहाँ पे सिर्फ 2 अवस्थाएं इंडिकेट की हुई हैं। जो प्रथम पद है यह इस तरह से कार्नोट साइकिल वर्क कर रहा है, और यह सेकंड पद है। इसमें क्या है, A से B और B से A तक होने वाले परिवर्तन को कार्नोट चक्र से बना हुआ माना जा सकता है। जो A से B में परिवर्तन बता रहा है और B से जो A में परिवर्तन बता रहा है, इसे जो परिवर्तन है हम, और इसमें यह बहुत सारे कार्नोट चक्र से बना हुआ हमने माना जा सकता है। अर्थात ये चक्र समतापी जो आइसोथर्मल एवं रुद्धोष्म एडियाबैटिक प्रक्रम से बने होते हैं। यह समतापी और रुद्धोष्म प्रक्रम से बने हैं, हमने देखा है कार्नोट साइकिल में भी। तथा जो A से B चक्र को अनेक कार्नोट ABA, मतलब यहाँ जो A से स्टार्ट हो रहा है B में जा रहा है और B से फिर A में आ जा रहा है, जो ABA चक्र है को हम अनेक कार्नोट साइकिल से बना हुआ मान सकते हैं। हमने यहाँ पे बहुत सारे कार्नोट साइकिल को एक दूसरे से कनेक्ट कर लिया है, और बहुत सारे कार्नोट साइकिल से मिलकर हमने इसे बना मान लिया है। और प्रत्येक कार्नोट चक्र के लिए जो है हमने अभी निकाला है, जो कार्नोट साइकिल है उसके लिए Q2/T2 प्लस Q1/T1 इज इक्वल टू 0 आ रहा है। जो Q1/T1 प्लस Q2/T2 है वह 0 के इक्वल है। अब जो कार्नोट साइकिल है उसके लिए हम देखेंगे यह अनेक सारे कार्नोट साइकिल हैं। अब इन्हें हम अत्यंत सूक्ष्म भी मान सकते हैं। तो अत्यंत सूक्ष्म कार्नोट चक्र के लिए हमें यह बहुत सारे हैं, और इनमें जो अत्यंत सूक्ष्म कारण, इसका हम छोटा सा पार्ट ले रहे हैं और इनमें क्या परिवर्तन आ रहा है यह हम देख रहे हैं। तो अत्यंत सूक्ष्म कार्नोट चक्र के लिए जो परिवर्तन होगा एनर्जी में, dq में जो परिवर्तन होगा Q/T जो कि वैल्यू है, इसमें जो परिवर्तन होगा वह क्या होगा, जितने भी कार्नोट इंजन हैं इन सभी छोटे छोटे कार्नोट इंजन में जो परिवर्तन है उन सबको एक साथ जोड़ दें हम, तो हमें जो संपूर्ण चक्र में क्या एनर्जी में कन्वर्जन आ रहा है वह पता चल जाएगा। और जो कि हमने बहुत सारे कार्नोट इंजन लगाए हुए हैं, तो हम छोटे छोटे सूक्ष्म जो कार्नोट इंजन है, अत्यंत सूक्ष्म कार्नोट इंजन में होने वाले जो परिवर्तन है उनकी वैल्यू जब फाइंड आउट कर लेंगे और संपूर्ण सभी को जोड़ देंगे, जहाँ सिग्मा समेशन जो है इसी को व्यक्त कर रहा है कि संपूर्ण छोटे छोटे जो कार्नोट इंजन है जिसमें परिवर्तन हो रहा है वह जोड़ दी गई है वैल्यू। तो सिग्मा Q2 DQ रिवर्सिबल जो कि उत्क्रमणीय इंजन है,
अपॉन टी इज इक्वल टू हो जाएगा फर्स्ट से सेकंड, ए बी ए चक्र में कार्य करे तो फर्स्ट से सेकंड में जा रहा है, ये ए से बी में जा रहा है, तो डी क्यू में ए से बी में जाते समय कन्वर्जन हम देख ले रहे हैं डी क्यू अपॉन टी में, प्लस अब यहाँ बी से ए में जा रहा है, तब हमने कन्वर्जन देख लिए और जो वैल्यू आ रही है वह 0 के इक्वल आ रही है, इसका हमने इंटीग्रेशन कर दिया, इसके अकॉर्डिंग इन सभी को हमने जोड़ दिया। अब जो ए से बी है वह हमारी फर्स्ट कंडीशन थी जिसे हमने प्रथम पद दे दिया है, और जो हमारा सेकंड था बी से ए जो कि प्लस ए टू बी टू ए हमने अभी देखा था, यह हमारा प्रथम पद है और यह हमारा सेकंड पद है, इसे हम इस ओर पक्षांतरित कर देंगे। सो यह माइनस में आ जाएगा बी टू ए डी क्यू अपॉन टी में जो रिवर्सिबल उत्क्रमणीय इंजन है उसमें परिवर्तन द्वितीय पद में। अब हम इसे जो माइनस है उसे पॉजिटिव लिख सकते हैं, तो हम इसे इस प्रकार से या करके लिख देंगे कि ए टू बी में कन्वर्जन डी क्यू अपॉन टी की वैल्यू में जो कि उत्क्रमणीय इंजन है प्रथम पद में, और यहाँ बी टू ए जो सेकंड पद है उसमें क्यू अपॉन टी की जो वैल्यू है उसमें परिवर्तन। ए टू बी डी क्यू अपॉन डी क्यू जो कि रिवर्सिबल उत्क्रमणीय इंजन है अपॉन टी, यह जो राशि है अवस्था फलन है तथा इसे ए से प्रदर्शित करते हैं। यह जो राशि है, यही जो राशि है यह अवस्था फलन है जो कि इस सिस्टम के ए टू बी में अवस्थाओं पर निर्भर कर रही है, ना कि प्रोसेस पे निर्भर कर रही है। ए से ए टू बी में क्या परिवर्तन हुआ, प्रारंभिक से अंतिम और अंतिम से फिर प्रारंभिक में वह आ गई है, तो इसमें जो ए टू बी में जो कन्वर्जन हुआ है, यह जो परिवर्तन है वह क्या है, अवस्था पर निर्भर कर रहा है। तो यह जो राशि है, जो ये जो वैल्यू है, यह राशि अवस्था फलन है तथा जो अवस्था फलन है उसे हम ए से प्रदर्शित करते हैं, एंट्रोपी को ए से प्रदर्शित करते हैं। अब यदि हम किसी जो सिस्टम है हमारा, किसी सिस्टम की प्रारंभिक अवस्था ए में एंट्रोपी में एस ए परिवर्तन होता है, जो कि हमने अभी परिवर्तन ही देखा जो कि अवस्था पे निर्भर कर रहा है गाइस। यह एस ए की वैल्यू है, यह एस की वैल्यू आ गई, जो हमारी वैल्यू है यह एस हमने ले लिया है जो कि प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पे निर्भर करेगी, और यह हमारी एंट्रोपी की वैल्यू हमें पता चल गई है। यहाँ पे हमने देख लिया है कि क्योंकि यह प्रारंभिक पद और द्वितीय पद की अंतिम अवस्थाओं पर निर्भर कर रहा है। तो अगर हम मान लेते हैं जो हमारी प्रारंभिक अवस्था है उसमें एंट्रोपी में परिवर्तन, क्योंकि हम इसकी निश्चित वैल्यू तो फाइंड आउट कर नहीं सकते, लेकिन इसमें सिर्फ परिवर्तन ज्ञात कर सकते हैं। तो यदि किसी तंत्र की जो प्रारंभिक अवस्था है ए, इसमें जो परिवर्तन है एंट्रोपी में एस ए है, तथा जो अंतिम अवस्था है इसमें एंट्रोपी में परिवर्तन एस बी है, जो कि वैल्यू ये है, इस एस की वैल्यू यह है। तो एंट्रोपी में जो परिवर्तन होगा वह डेल एस होगा, को हम निम्न समीकरण द्वारा प्रदर्शित करेंगे। सो जो परिवर्तन है, हमारी जो वैल्यू आई थी उसको ज्ञात करने के लिए, परिवर्तन ज्ञात करने के लिए हम जो अंतिम अवस्था है उससे प्रारंभिक अवस्था को घटा देंगे, तो डेल एस इज इक्वल टू हो जाएगा एस बी माइनस एस ए, और जो हमारी वैल्यू आई थी एस की वह एस टू बी में कन्वर्जन क्यू डी क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी आई थी। तो यह परिवर्तन अत्यंत सूक्ष्म हम मान सकते हैं, क्योंकि हमने बहुत सारे कार्नोट साइकिल लगाए हैं और अत्यंत सूक्ष्म कार्नोट साइकिल लगाए हैं। तो डी एस की जो वैल्यू होगी वह हो जाएगी क्या, डी एस इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा डी क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। तो जो हमारी डेल एस की वैल्यू आ गई डी क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी, क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं और डी क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी भी हम लिख सकते हैं। तो यह जो आ गया हमारा इक्वेशन आ गया एंट्रोपी का, और यही जो है जैसे कि आंतरिक ऊर्जा और एंथैल्पी, हम डेल ई को जो है आंतरिक ऊर्जा से व्यक्त करते हैं, एंथैल्पी को हम डेल एस से व्यक्त करते हैं। इसी की तरह जो हमारे डेल एस है, एंट्रोपी है, भी तंत्र की अवस्था पर निर्भर कर रही है। देखिए हमने प्रारंभिक और अंतिम अवस्था देखा था, तो यह तंत्र की अवस्था पर निर्भर करता है। आई होप गाइस आपको एंट्रोपी का इक्वेशन समझ में आ गया होगा, किस प्रकार से व्युत्पत्ति करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई होल वीडियो।